नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, नीट को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है और कोर्ट ने री नीट का आदेश देने से इनकार कर दिया है। यानी कि जिस सवाल को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ था कि री नीट होगा या नहीं, उस सस्पेंस से भी अब पर्दा उठ चुका है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी धन्यवाद। जी, वकील साहब, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ है। देखिए, आज नहीं, विगत 8 तारीख से होता आ रहा है। हम्म, शुरू में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक हुआ है, ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। जी, एग्जामिनेशन के सैंक्टिटी से कंप्रोमाइज हुआ, ये भी एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। लेकिन क्या हम इस बात को सेग्रीगेट कर सकते हैं कि कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं, कितने लोगों को इसका फायदा मिला है पेपर लीक का, और पेपर लीक कैसे कैसे हुआ है। इन बातों पर बड़ा गहन अध्ययन हुआ। फिर हुआ कि सेंटर वाइज, सिटी वाइज सबका रिजल्ट डालिए, और बीच में हुआ कि डाटा एनालिसिस कराइए। डाटा एनालिसिस कराने में जो मद्रास आईआईटी के डायरेक्टर हैं, टीम ने करके दिया भी था। उन्होंने कहा था कि वो फेक वीडियो था, खैर वो फेक वीडियो नहीं था। और उन पर भी सवाल उठ गया था इस बार की मद्रास आईआईटी, उस कमेटी के एक मेंबर वो भी थे जिसमें एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था एनटीए के द्वारा। तो उनका रिपोर्ट जो है सो बायस्ड होगा, चूँकि जब उस कमेटी में खुद सदस्य हैं तो वो अगर अब देंगे तो अपने को तो बचाएंगे ही बचाएंगे, तो बायस्ड रिपोर्ट होगा। लेकिन बाद में जो सरकार के सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने कहा कि नहीं, वो ऐसा नहीं है कि वो कमेटी के परमानेंट सदस्य हैं। होता ये है कि आईआईटी का एग्ज़ाम, जो जेईई के एग्ज़ाम होता है, वो जो सेंटर कंडक्ट करती है वो एक्स ऑफिशियो उसका मेंबर बन जाती है एनटीए का। संजोग से पिछले बार का जेईई जो कंडक्ट हुआ था वो आईआईटी मद्रास ने किया था, इसलिए इस बार आईआईटी मद्रास के जो डायरेक्टर हैं वो इसके मेंबर बने हुए थे। तो बायसनेस बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पर नहीं था। दूसरी बात हुई थी कि एक सवाल था क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें यह बात उठी थी कि एक था कि एटम न्यूट्रल है, चूँकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर मात्रा में है। उसका एक दूसरा ऑप्शन ये था कि एटम न्यू ये कहा गया कि एटम स्टेबल है, चूँकि उस अपने हर एलिमेंट का जो एटम है अपना के स्पेक्ट्रम अपने एमिट करता है, छोड़ता है। तो उस पर थोड़ा दुविधा हुई, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस के जो बेंच है उन्होंने आईआईटी कानपुर को भेज दिया, आईआईटी दिल्ली को भेजा, और उनको कहा कि जो 3 आदमी कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी बना दें, और एक्सपर्ट कमेटी बनाने के बाद उसका जो रिपोर्ट। जबकि ये सवाल बड़ा सिंपल था, क्योंकि मैं भी फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, वही बात तो अलग है कि बहुत पहले फिजिक्स पढ़ा था, कि सवाल का जो उत्तर है वही सही है कि एटम न्यूट्रल है, चूँकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर मात्रा में है। यही एकमात्र ऑप्शन सही है। यह जो ऑप्शन है कि एटम स्टेबल है, वो एक निश्चित स्पेक्ट्रम इमिट करता है, यह बात इसलिए भी सही नहीं है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं, जो अल्फा बीटा गामा रे छोड़ते हैं, ये तो हम लोग तो इंटरमीडिएट में पढ़ाई होती थी हम लोग में, तो विजिबल ऐसा लगता है कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत था। लेकिन एनटीए संस्था ने इस सवाल को दुविधा में डाला और दोनों की मार्किंग सही करी। कुछ लोगों का ये कहना था कि हम लोगों ने इसलिए एग्जाम में उसको टच नहीं किया, हमें श्योर नहीं थे कि ये सही है कि ये सही है, तो दोनों में से कौन सही है, इसलिए हम लोगों ने टच नहीं किया। और बहुत लोग जो 711 नंबर लाए थे वो 715 लाए होते अगर ये मार्क्स सही हो, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हटा दिया जाए। तो उन्होंने कहा कितने लोगों ने ऑप्शन 4, जो सही था उसको टिक किया है। तब मालूम हुआ कई 1 लाख ने सही वाला ही टिक किया है, 15-20 हज़ार लोगों ने गलत वाला को टिक किया था। उसने कहा कि नहीं, जिन लोगों को गलत टिक करने वाले को जो मार्क्स मिल गया है उनको एलिमिनेट कर दीजिए, उनको एलिमिनेट कर दीजिए, यानी कि हटा दीजिए, उनको 4 नंबर हटा दीजिए। उनका 4 नंबर हटा 4 नंबर वो जो गलत उत्तर था। एक बात तो वह भी हो गई। अब लोगों का कहना ये था कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस का ही, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है कि अगर लीक एक आदमी का भी हुआ है तो किस, जो आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वलिटी, किसी न किसी का प्रभावित तो हो गया, कि क्यों किसी का लीक हुआ है। जो पिटिशनर के एडवोकेट, उनका यह कहना था कि इसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं संजीव मुखिया, उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, और उनके मोबाइल में क्या क्या है वो मालूम नहीं हुआ है। यह भी कहना था कि क्वेश्चन पेपर जो लीक हुआ है वो बैंक जाने से पहले हो गया, मतलब 3 या 4 तारीख को ही हो गया। यह भी कहा गया कि जो स्ट्रांग रूम था जहाँ क्वेश्चन पेपर्स रखे गए थे
वो जो जहाँ रखे गए थे उसमें दो दरवाजा था। एक दरवाजा की चाबी सेंटर सुपरिटेंडेंट साहब अपने पास रखे हुए थे और एक दरवाजा दूसरी की चाबी उस गुप्त रूप से रखे हुए थे, जो कुछ लोगों को दिया जा रहा था। सामने से दरवाजा बंद था और पीछे से खुला हुआ था। सामने से दरवाजा बंद था, पीछे से खुला हुआ जी, था। वो जो ओएसिस सेंटर है हजारीबाग, जी, जी। यह भी कहा गया था कि जो ग्रेस मार्क्स दिया गया, जो सेंटर सुपरिटेंडेंट लोग थे, तो वो तो प्राइवेट लोग सब प्राइवेट संस्था में हुआ। तो बोला किसके अधिकार से ग्रेस मार्क दिए, किसने उनको आदेश दिया ग्रेस मार्क देने के लिए, कहाँ से हुआ कि 20 मिनट समय बढ़ा दीजिए, किसने आदेश दिया, उसका कहीं से नाम नहीं आ रहा है। तो बोला कि जिस तरह से किया है ये सिस्टमेटिक फेल्योर है एनटीए का, एनटीए ने तरीके से काम नहीं किया है। अगर समूचे मिला के, उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा समूचे मिला के भी देखते हैं तो 155 लोग कहीं कहीं से लाभान्वित मिले, मैक्सिमम पटना और हजारीबाग के लोग। जो गोधरा के लोग उसमें एक भी कम्पीट नहीं किए हैं, या सवाई मान सिंह वाला कौन है, माधो सिंह वाला राजस्थान का है, या सीकर का जो सेंटर वही है, एक वो हरदयाल सेंटर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा टॉपर लोग निकले हैं, वो झज्जर वाली हरियाणा वाली, एक वो सेंटर है जहाँ जो ये सब सेंटर जो है सो काफ़ी चर्चे में रही इस मामले में। तो देखिए यह तो प्राइमा फेसी लग रहा है कि कहीं न कहीं एनटीए से स्लिप हुआ, चूँकि बहुत बड़ा एग्जाम था, टाइटैनिक एग्जाम था। बिल्कुल, जी। तो यह भी कहा गया कि सीबीआई की जांच अभी चल रही है। सीबीआई ने यही कहा कि अभी तक केवल हम पटना और हजारीबाग को देख पाए हैं, बाकी अभी हमारी जांच जारी है। तो कुछ लोगों का जब जांच जारी है तभी कोई फैसला न दिया जाए, क्योंकि जांच में कल कोई और सेंटर निकल जाए। यह भी मालूम होगा आधा ज़्यादा लोगों ने इसमें प्रभावित हैं और सब लोगों ने फायदे उठाए हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि लोग पीडीसी पोस्ट डेटेड चेक पहले से गार्जियन लोग इशू किए हुए थे, 25 लाख 30 लाख 50 लाख क्या क्या सुन रहे थे। पता नहीं इतना एग्जाम क्या देते हैं, क्या डॉक्टर की डिग्री से कौन सा लॉटरी मिल रहा है। अब तो सरकार को सोचना पड़ेगा इन बातों पर। या तो सबको पढ़ाई करा दे डॉक्टर जो पढ़ना चाहते हैं, या इस ढंग की लॉटरी जो चल रही है कि कुछ लोगों को फ्री में पढ़ाया और कुछ लोग करोड़ दे के पढ़ रहे हैं, यह बात भी कहीं न कहीं थोड़ा असमानता की लग रही है। सरकार गंभीरता सोचे कि इतना बड़ा जो तमाशा बना हुआ कि बड़े बड़े क्रिमिनल गैंग, जैसे वो पहले सिनेमा में कोहिनूर हीरा और कौन सी की चोरी होती थी और कैसे कैसे घेरा लगता था। अगर कोई एग्जाम बड़ी ही है ना, कितनी सुरक्षा करेगी, कहाँ तक कर पाएगी। तो एक कोई मुक्ता गुप्ता जो पहले जस्टिस भी रही हुई थी, उन्होंने कहा था कि वो एक लड़की थी, उसको उस दिन तबीयत खराब था और नैपकिन लेके जाना चाह रही थी, तो नैपकिन अलाउ नहीं किया गया। इस ढंग की बहुत सारी बातें, बहुत सारे वकीलों ने बहुत बातें कही, लेकिन अल्टीमेटली जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं वो विगत कल भी उन्होंने पूरा दिन सुना, आज भी सुना, 4 बजे के बाद एक ब्रेक भी लिया और ब्रेक के बाद 5 बजे फिर बैठे, और आज का आदेश भी अंतरिम आदेश ही है। ये अंतिम आदेश नहीं है, ये फाइनल जजमेंट नहीं है। उन्होंने कहा जांच आने दीजिए, जांच में और बात अगर आएगी तो वो देखेंगे। जो लोग इसमें लिप्त पाए गए हैं, जो विद्यार्थी, जो सेंटर सुपरिटेंडेंट या और बाकी जो भी लोग हैं, उन पर कानून के जो प्रोविजन उसके हिसाब से कार्रवाई हो और जांच भी जारी रखी जाए। हम जांच रिपोर्ट को बाद में देख करके अगर होगा तो इस एग्जाम पर आगे भी देंगे। तो सीधा सवाल है वकील साहब, रीनीट होगा या नहीं होगा, क्या होगा? रीनीट तो अब नहीं होने का सवाल ही नहीं उठता है। रीनीट नहीं होगा, जबकि आपने कहा कि ये अंतिम फैसला नहीं है। इतने लोग इससे प्रभावित हुए होंगे, उनको इससे हटाया जाएगा, उनका एडमिशन कैंसिल किया जाएगा। जो ऑनरेबल बेंच का कहना ये था कि अगर इसको हम रोक देते हैं तो इसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट करते हैं, जो इफेक्ट दूर तक चलेगा। अब सेशन लेट हो जाएगा, फिर अगला सेशन लेट हो जाएगा। एक मेडिकल की पढ़ाई है, आवश्यक पढ़ाई होती है, बस विद्यार्थियों पर असर पड़ेगा। कुछ एक के लिए समूचे कुछ आम सर गया तो पूरे बगीचा को तो आग नहीं लगा दिया जाएगा। तो ऐसी बातें थी कुछ, लेकिन एग्जाम बहुत बड़ा था। 23 लाख कितने लोग, 24 लाख, 23 लाख नहीं, 23 लाख 33,000 कुछ था। उसमें कुछ लोगों ने कहा 23 लाख बोल के भरमाया जा रहा है, जबकि मात्र 1,08,000 लोगों का ही लिस्ट आता है जो कहीं न कहीं होते पास करते हैं। उसमें यह भी कहा कि जो लोग 41 क्वेश्चन करते हैं, 41, जिनको 164 मार्क्स आता है, वे ही लड़के जो होते हैं उनको कहीं, यहाँ तक यूक्रेन में जो एडमिशन लेते हैं उनका भी यहीं से होता है। तो 164 जिनको मार्क्स आएगा वही कम्पीट कर पाते हैं। मतलब कहीं न कहीं प्राइवेट कॉलेज में, यानी कि ये साफ है कि रीनीट नहीं होगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो दुकानों की तरह खुले हुए हैं, उनके यहाँ जाकर अपना पैसा वैसा देंगे, मेडिकल डिग्री खरीद के लाते हैं वहाँ से वो लोग, तो वो अपना अलग दुकान एक चल रहा है। यानी कि साफ है वकील साहब की रीनीट नहीं होगा।
अब तो समाप्त, उस पर तो प्लग हो जी। गया। अब यही होगा कि जो लोग इसमें लिप्त पाए जाएंगे उन हाँ। पर कार्रवाई होगी, इस पर जी। जांच होगी, एनटीए पर सिस्टम सुधार करे। सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर भी प्रस्तुत हुए थे कोर्ट में, उन्होंने अपनी सारी बात भी बताई। और इसरो जो एनटीए के डायरेक्टर थे, जो कमेटी एक बनी है, जो कमेटी स्टडी करेगा अब कैसे एग्जाम हो, जी। तो सॉलिसिटर जनरल साहब तुषार मेहता ने कहा कि हम लोगों ने कमेटी फॉर्म कर 10 आदमी कर दी है। उसका चेयरमैन जो है वो इसरो के डायरेक्टर कुछ नाम बताया, मैं भूल रहा हूँ, कोई उनको कहा, उनको बना दिया गया है, जो चेयरमैन बने हैं। तो जी। एनटीए सिस्टम को सही करने की बात चले कि सिस्टम इतना बड़ा है, इसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की बात होगी। और अच्छा, रिवाइज रिजल्ट को भी लेकर आज कोर्ट ने बहुत कुछ कहा है, क्या कहा है वकील साहब? रिवाइज रिजल्ट यही कहा है कि वो जो एक क्वेश्चन जो था, जो मैंने कहा जिसमें एक ही ऑप्शन सही था, हाँ, बिल्कुल। उसको सही करने के लिए कहा। ग्रेस मार्क्स वाला जो मामला था उसको एलिमिनेट करने के लिए कहा, ग्रेस मार्क्स सिस्टम को हटाइए आप। इन बातों का देख करके फिर से इसको रिजल्ट को रिवाइज करिए, लेकिन जो लोग आम लोग कम्पीट कर गए हैं जी। उनको आगे बढ़ने दीजिए उस गाड़ी को, क्योंकि कहीं एक्सीडेंट अगर हो गई तो सभी गाड़ियों को नहीं रोकी जा सकती है। कहीं कहीं किसी सेंटर पर अगर लोगों ने दिया था, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम था, बहुत स्टेट का कुछ भी गड़बड़ी नहीं था, तो इन्होंने एक लार्जर प्रोस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा ही सोची समझी हुई, क्योंकि देखिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस का काम कई बार लॉ से ही काम नहीं चलता है, कई बार न्याय को भी देखना पड़ता है। न्याय कुछ कहता है, लॉ कुछ कहता है, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो न्याय की ओर जाती है। न्याय यही कहता है कभी इस एग्जाम को बचा लिया जाए और आगे इसमें जो परिवर्तन करना है, जो सुधार करना सुधार किया जाए, और जो लोग इसमें लिप्त पाए गए उन सबको दंडित किया जाए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बात कही कि जो भी लोग इससे संतुष्ट नहीं है वो संविधान की आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। क्या कहता है ये संविधान का आर्टिकल 226? देखिए, हाई कोर्ट में जब भी फंडामेंटल राइट किसी व्यक्ति का बाधित होता है, तो किसी भी हाई कोर्ट में जो रीट फाइल होता है, रीट एक विशेषाधिकार हाई कोर्ट का होता है, वो आर्टिकल 226 और 227 में ही फाइल होता है। उसके तहत जिनका भी लगेगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरा भी होना चाहिए था, तो इन बातों को लेकर के हाई कोर्ट में जाए, है उन्होंने कहा। यानी कि 226 के तहत हाई कोर्ट जाया जा सकता है, जो भी लोग अब भी इससे संतुष्ट नहीं है। मौलिक अधिकार का जब भी हनन होता है तो हाई कोर्ट जब भी लोग जाते हैं तो आर्टिकल 226 में जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो आर्टिकल 32 में जाते हैं। यानी कि अब भी एक विकल्प बचा हुआ है उन याचिकाकर्ताओं के पास जो चाहते हैं कि रीनीट हो, जिनका कहीं न कहीं व्यक्तिगत अधिकार बाधित हुआ हो, मौलिक अधिकार, और ऐसा लगता है कि उनको होना चाहिए था, वो अपने अधिकार। यानी कि एक दरवाजा अब भी खुला हुआ है वकील साहब। अभी तो युद्ध चलता रहेगा, चूंकि ये एग्जाम तो दूषित तो हो ही गया, ये एग्जाम कंटेमिनेटेड एग्जाम तो है, इसमें तो चेहरे पर धब्बा तो लग गया है एनटीए को, पर इसमें कोई शक नहीं है। इसको बचाया गया। मैंने पिछले बार के बाइट में ही कहा कि कहीं न कहीं हमको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है, जिसमें चीफ जस्टिस को प्रिजाइड ओवर कर रहे थे, कहीं न कहीं टटोलता तलाशता नजर आ रहा था कि इसको कैसे बचाया जाए, इसकी जान कैसे बचाई जाए। तो यह साल्वेशन कार्यक्रम था, कैसे इसका साल्वेज किया जाए इस एग्जाम को, और कैसे जो है सो लार्जर प्रोस्पेक्ट को देखते हुए इस एग्जाम को बचा लिया जाए, और जिन लोग गलत इस पेपर लीक में लिप्त हैं, या जो लोग इसको माल प्रैक्टिस में कहीं न कहीं लिप्त हैं, उनको कहीं न कहीं से उनको दंडित किया जाए। चूंकि यह भी कहा गया, सीबीआई ने कहा कि माफिया है, ये विगत इतने वर्षों से काम कर रहे हैं और शुरू से ही काम करते हैं, उनके यहाँ लोग इन्वेस्टर्स आते हैं और शुरू से गार्जियन से पहले का चेक कटवा करके रखे रहते हैं, तो बहुत बड़ी बात हो गई। अच्छा, एक और सवाल है वकील साहब कि जिन सेंटर्स पर गड़बड़ी की खबर आई थी, क्या उन सेंटर्स का पेपर रद्द हो जाएगा? उनके सब बच्चों का रिजल्ट खत्म हो गया, उनको कोई रिजल्ट, उनके सब बच्चों का रिजल्ट खत्म हो जी गया? उनका कुछ नहीं हो। यानी कि पटना से भी इस तरह की कई खबर सामने आई। 155 लोगों का नाम आया है, 155 लोग जो उसमें लिप्त पाए, उनके सबका रिजल्ट को रोक दिया जाएगा। 155 लोगों के रिजल्ट को रोक दिया जाएगा, यानी कि उनका रिजल्ट रद्द हो चुका है। जी, बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का। उनके लिए ही कहा गया कि 226 में वो जाए रिट में, अगर कहीं लगा गलत हुआ तो वो भी अपने अधिकार को लेके जा सकते हैं, वो भी अपने अधिकार के लिए जा सकते हैं हाई कोर्ट। एक आखिरी सवाल है वकील साहब, फाइनल जजमेंट, फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट का कब तक आएगा? उसके बारे में कोई समय सीमा अभी निर्धारित नहीं की गई है, जब होगा तब आएगा। अभी फाइनल जजमेंट रिजर्व कर दिया गया है, इंटरिम जजमेंट दे दिया गया कि देयर शैल नॉट बी एनी रीटेस्ट ऑफ नीट।
चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है वकील साहब ने, तफसील से हम लोगों ने बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर रीनीट क्यों नहीं होगा। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।